हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जो बीए फर्स्ट सेम में है। इसका अर्थ और परिभाषाएं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी व्यक्ति इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है। यह इकाई एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष ग्रह अथवा एक विशेष व्यापारिक प्रतिष्ठान हो सकती है। कोई व्यक्ति, फर्म या उद्योग अपने से संबंधित निर्णय किस प्रकार करता है, व्यक्तिगत इकाई किस प्रकार कार्य करती है तथा किस प्रकार साम्य की स्थिति प्राप्त करती है। कोई व्यक्ति किस प्रकार अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। कोई परिवार अपनी आय तथा व्यय का समायोजन किस प्रकार करता है। कोई फर्म अपने लाभ को अधिकतम किस प्रकार करती है। ये सब विषय सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। इसकी परिभाषाएं कुछ इस प्रकार है जो प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार क्या परिभाषा दी है प्रोफेसर लर्नर ने? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को खुर्दबीन से देखा जाता है, जिससे पता चल सके कि आर्थिक जीवों के लाखों कोष व्यक्ति अथवा परिवार उपभोक्ताओं के रूप में और व्यक्ति तथा उत्पादकों के रूप में संपूर्ण आर्थिक जीवों के संचालन में अपना योगदान किस प्रकार दे रही है। नेक्स्ट परिभाषा दी है प्रोफेसर एकले ने। एकले ने क्या कहा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उद्योगों और फर्मों के बीच कुल उत्पत्ति के बंटवारे तथा प्रतियोगी समूह के बीच साधनों के बंटवारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आय के वितरण की समस्या का विचार होता है। इसकी विशेष वस्तु या सेवा के कीमत निर्धारण में है। ये प्रोफेसर एकले ने दी है। ओके, नेक्स्ट परिभाषा केई बोल्डिंग ने दी है हमारी। इन्होंने क्या कहा है? सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जो व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, वह चाहे एक व्यक्ति हो, एक परिवार हो, एक विशेष फर्म हो, यह एक विशेष इकाई का अध्ययन हो, न कि इकाइयों के समूह का। नेक्स्ट परिभाषा दी है हेंडरसन एवं कवांट ने दी है। इन्होंने क्या कहा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों या व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। ये परिभाषा हेंडरसन ने क्वांट ने दी थी। अब क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की असंख्य विभिन्न इकाइयों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। ऐसी इकाइयाँ या तो उपभोग करने वाली इकाइयाँ जैसे कि फर्म, कृषि, फार्म, खाने या उत्पादन के विभिन्न उत्पादान जैसे श्रमिक, भूमिपति, पूंजीपति या उद्यमी, या पृथक पृथक जैसे उद्योग होते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, लोहा या इस्पात उद्योग हो गया, इसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अब क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? ये होता है वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। इसके दो भागों में बांटा गया है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत सिद्धांत। दूसरा क्षेत्र है साधन कीमत निर्धारण। इसमें क्या है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी पुकारा जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को किस नाम से पुकारा जाता है? कीमत सिद्धांत के नाम से। प्रोफेसर शुल्ज ने क्या कहा है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। प्राइस थ्योरी इज द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत तथा उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। जेके मेहता जी क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र केवल इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निर्धारित है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम महत्व एवं प्रयोगों को पढ़ेंगे। इसके महत्व और प्रयोग क्या क्या है? नंबर 1 है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक।
क्या है इसमें, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ ही परस्पर मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है और इन इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न आर्थिक इकाइयों का व्यक्ति रूप से विश्लेषण किया जाए। इस प्रकार सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत निर्णय लेने में सहायक। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या उत्पादों को अपने अपने क्षेत्र में निर्णय लेने में यथासंभव सहायता देता है। व्यक्तिगत इकाइयाँ किस प्रकार कार्य करें, अर्थात एक उपभोक्ता अपनी व्यय किस प्रकार करे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, एक फर्म अपने उत्पादन को किस सीमा तक बढ़ाए, एक उत्पादक अपने लाभ को किस प्रकार अधिकतम करे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा इन संदर्भों का निर्णय लेना सहायक होता है। थर्ड होगा इसका महत्व, क्या होगा, आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक, जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सरकार द्वारा प्रतिपादित आर्थिक नीतियों के प्रभाव व्यक्तिक इकाइयों के कार्यों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता को अपने व्यय के ढांचे का में परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे वस्तु विशेष की कीमतों में परिवर्तन हो जाता है और उत्पत्ति के विभिन्न उपादानों के पारितोषिक में अंतर आ जाता है। अतः अपनी आर्थिक नीतियों को निर्धारित करते समय यह आवश्यक है कि वह अपने सूक्ष्म प्रभाव की दृष्टि से इस प्रकार सरकार अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करते समय सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सहायता लेती है। ये हो गया आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है आर्थिक नियमों के निर्माण में सहायक है। इसमें क्या है देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण उपकरण सीमांत विश्लेषण, जिसकी सहायता से अर्थशास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण नियमों जैसे उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता की बचत आदि का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है इसका, कीमत सिद्धांत के विश्लेषण में सहायक है। वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण और उत्पत्ति के साधनों का वितरण अर्थशास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, जिनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाने में भी यह सहायक है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र द्वारा समाज में कार्यरत इकाइयों का व्यक्तिगत विश्लेषण करके उनमें पाए जाने वाले दोष दूर किया जा सकता है और उनकी कार्यकुशलता में यथासंभव सुधार किया जा सकता है। ये हो गया व्यक्तिगत इकाइयों की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक। नेक्स्ट होगा आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण क्या है, व्यक्तियों को वस्तुओं तथा सेवाओं से प्राप्त होने वाली संतुष्टियों का अध्ययन भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही होता है। दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग आर्थिक कल्याण की दशाओं की जांच से संबंधित है। नेक्स्ट क्या होगा, विभिन्न चलों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न विशिष्ट इकाइयों से संबंधित आय, व्यय, उपभोग, बचत, निवेश आदि के स्रोतों तथा स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। इससे नेक्स्ट होगा कराधान में उपयोग। कराधान में कहीं में किस तरह उपयोग होगा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग कर के प्रभावों की व्याख्या करने में भी किया जाता है। यह समझने में सहायता करता है आयकर सामाजिक कल्याण में कमी करता है या वस्तु एवं सेवा कर की अपेक्षा आयकर सामाजिक कल्याण में अधिक कमी करता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं को समझने में सहायक। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या होती है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा समझने में सहायक होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, भुगतान के असंतुलन तथा विदेशी विनिमय दर के निर्धारण में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का निर्धारण एक दूसरे की वस्तुओं के प्रति मांग सापेक्षिक लॉस द्वारा होता है। भुगतान शेष में असंतुलन विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति में समानता के कारण तथा विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति द्वारा होता है।
किन्स महोदय ने क्या कहा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालते? उन्होंने कहा है कि यह मनुष्य के वैचारिक यंत्रों का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र। जो इसकी कमियां है, जो सीमाएं है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, वह अर्थव्यवस्था का एक अधूरा चित्र प्रदर्शित किया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन न करके उसमें केवल एक भाग का अध्ययन करता है, अतः यह अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था का चित्र प्रस्तुत नहीं कर पाता। बोल्डिंग महोदय ने क्या बोला है? आर्थिक पद्धति की भांति तथ्यों के एक विशाल और जटिल समूह का व्यक्तिगत मदों के रूप में वर्णन करना असंभव है। नेक्स्ट होगा अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र दो मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट, अन्य वस्तुएं समान रहती है। सेकंड होगा समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। ये दोनों मान्यताएं ही अवास्तविक है। किन्स जी ने क्या कहा है? यदि हम एक बार यह मान लें कि समाज में पूर्ण रोजगार की स्थिति है तो फिर कोई भी कठिनाई शेष नहीं हो सकती, शेष नहीं रह जाती। ये मान नहीं सकते कि हम कि पूर्ण रोजगार हो गया अर्थव्यवस्था में, समाज में। नेक्स्ट होगा कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त है। वे कौन सी है? अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हो ही नहीं सका था। उदाहरण के लिए जैसे राजकोषीय नीति, पूर्ण रोजगार नीति, मौद्रिक तथा प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, विदेशी व्यापार, आर्थिक विकास की समस्याएं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की जाती। नेक्स्ट होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू न होना। जो चीज व्यक्तिगत इकाई के बारे में सत्य है, आवश्यक है, वह समूह के बारे में उतनी ही सत्य हो क्योंकि व्यक्तिगत हित सामाजिक हितों से भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के लिए बचत करना एक अच्छा है, लेकिन संपूर्ण समाज के लिए बचत करना निश्चय ही अभिशाप है, क्योंकि इससे प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार का स्तर गिर जाता है। बोल्डिंग जी ने क्या कहा है? व्यक्तिगत इकाइयों के चरित्र और व्यवहार की सामान्य व्यवस्था के आधार पर समूह के चित्र और व्यवहार के विषय में मालूम नहीं किया जा सकता। तो आज हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके महत्व, इसके हानि, इसकी सीमाएं रीड की। इसको अच्छे से तैयार करो अपने। धन्यवाद।